स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर एनएस जैन। हम लोग आज के वीडियो के अंदर एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स और अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर और उनको वॉच कर सकते हैं। आप लोग लगातार मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके पास में नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम के ऊपर पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खूब सारा वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें प्रेरणा देता है आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें हम आपके लिए फ्रेम करें। मैं आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए ढेर सारी बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं। मतलब एक तरीके से मैं आपको पूरा के पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, राइट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द 9th क्लास अप टिल द 12th क्लास, या कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, आरपीएससी की कर रहा है, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। आप लोगों को हम टोटल सॉल्यूशन देने वाले हैं। बस एक ही है कि आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहें, स्नेह बनाए रखें और चैनल को खूब सारा सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, जल अवशोषण बढ़ता है जब, वाटर एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड व्हेन। जल अवशोषण बढ़ता है तब। एक चीज याद रखना, एक रूल है, दुनिया की ये कहावत है कि जितना ज्यादा नुकसान होता है उतना ज्यादा फायदा होता है। क्या कहा मैंने? मोर द लॉस मोर द गेन। ये प्रकृति का नियम है, हम मानवों के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, जितनी रातों की नींद खर्च करेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी। वैसे ही प्लांट्स के साथ में भी है, जितना ज्यादा वाटर का लॉस होगा प्लांट के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब प्रश्न उठता है कि प्लांट्स वाटर का लॉस कैसे करेंगे? तो आप सब जानते हैं, सर्वविदित है कि प्लांट्स जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसमें से केवल 1 से 2% जल का वे उपयोग करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और 98% वाटर को क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। तो याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ट्रिक बता देता हूं कि जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। मतलब प्लांट की लीव्स से जितना ज्यादा वाटर का लॉस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, नीचे से प्लांट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? तो जल अवशोषण बढ़ता है जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, श्वसन बढ़ता है या मूल दाब बढ़ता है। तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मोर लॉस मोर गेन। याद रखना कि जल अवशोषण कब बढ़ेगा, जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होगा, वाटर का नुकसान ज्यादा होगा। मतलब व्हेन ट्रांसपिरेशन विल बी इंक्रीज्ड देन वाटर एब्जॉर्प्शन विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। तो प्रश्न नंबर 1 का जो जवाब है वो सटीक जो आंसर है इसका वो पहला होना चाहिए। सो फर्स्ट का आंसर मार्क कर देते हैं, दैट इज ए। अब प्रश्न नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एक काष्ठीय तना, काष्ठीय तना समझते हैं क्या होता है? अ वुडी स्टेम। एक वुडी स्टेम में रसारोहण किसके कारण होता है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दैट द एसेंट ऑफ द सैप इन अ वुडी स्टेम अकर्स बाय। एक काष्ठीय तना है, उसमें रसारोहण किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए, जब हम लोग क्लास में रसारोहण पढ़ाते हैं, यानी कि जब हम लोग आपको एसेंट ऑफ सेप पढ़ाते हैं, तो एसेंट ऑफ सेप के लिए बहुत सारी थ्योरीज है ना, अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी है, सर जेसी बोस का पल्सेशन सिद्धांत है, राइट, गोल्ड-लेविस्की की रिले पंप थ्योरी है, ऐसे कैपिलरिटी थ्योरी है ना, इम्बाइबिशन थ्योरी, अलग अलग थ्योरी जब अपने एसेंट ऑफ सेप पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं क्लास में। तो एक काष्ठीय तने में रसारोहण किसके कारण होता है? तो आपको जब हम लोग रसारोहण की थ्योरीज पढ़ाते हैं तो क्लियर कट लास्ट में बता देते हैं कि ऑल द थ्योरीज हैव बीन डिस्कार्डेड, लेकिन जो सबसे बेहतर सिद्धांत जो इस बात को बताता है कि रसारोहण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना, अब ये मान लिया गया है
कि रसारोहण की क्रिया जो है वो किसके कारण होती है? ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होती है। ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होती है। ट्रांसपिरेशन पुल को हम हिंदी के अंदर वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल क्यों लगता है? ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से कहां पर लगता है? नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर लगता है। और याद रखना ये एक नेगेटिव पुल है, और ऊपर से जितना ज्यादा क्या होगा, वाटर का नुकसान होता है, उतना ऊपर से नीचे की तरफ एक पुल लगता है। और जो ट्रांसपिरेशन पुल है वही पुल रसारोहण के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक काष्ठीय तने में रसारोहण किसके द्वारा होता है? देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण के द्वारा, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, कैपिलरिटी यानी कि केशिकात्व जो होता है, केशिका के द्वारा, या आणविक आसंजन मॉलिक्यूलर एडेशन के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब ये मान लिया गया है कि रसारोहण की क्रिया जो होती है उसके लिए बेस्ट जो फोर्स है वो कौन सा है? ट्रांसपिरेशन पुल, या जिसको कि हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण। प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है वो कौन सा होगा भाई? ए। इज इट क्लियर? नाउ पत्तियों के चारों ओर CO2 की सांद्रता बढ़ाने का क्या परिणाम होगा? वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 अराउंड द लीव्स, if we increase the CO2 concentration around the leaves, then what will be the result? पत्तियों के चारों ओर यदि CO2 की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, पत्तियों के चारों तरफ यदि CO2 की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? रंध्र तेजी से खुल जाएंगे, रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाएंगे, मीन्स द स्टोमेटास विल बी पार्शियली क्लोज्ड, रंध्र पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे, द स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड फुली, या रंध्र खुलने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन स्टोमेटल ओपनिंग। तो याद रखना हमेशा कि CO2 की सांद्रता यदि पत्ती के चारों तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यदि ये बात ध्यान रखना, यदि पत्तियों के चारों ओर CO2 की सांद्रता यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस केस के अंदर जो अपने स्टोमेटास हैं वो पार्शियल रूप से क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया था, that what will happen to the stomatas if you will increase the concentration of the CO2 around the leaves। तो पत्तियों के चारों तरफ यदि आप CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रंध्र आंशिक रूप से क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, स्टोमेटास विल बी पार्शियली क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। PMA के स्प्रे का क्या प्रभाव होगा? पहली बात तो PMA समझते हैं क्या होता है। PMA का मतलब क्या है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ऑलराइट, PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। देखिए, जब हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि बहुत सारे एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, है ना। एंटी ट्रांसपेरेंट्स मतलब समझते हो, जो वाष्पोत्सर्जन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। मतलब यदि इन ट्रांसपेरेंट्स का, इन एंटी ट्रांसपेरेंट्स का, है ना, इन एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यदि आप पत्ती की सरफेस पर स्प्रे कर दें तो जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और नेचुरली कि क्लोज हो जाएंगे तो फिर ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना PMA के स्प्रे का क्या प्रभाव होगा। PMA एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, वापस से बोल रहा हूँ, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या है? एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, और ये वाष्पोत्सर्जन को डेफिनेटली क्या करेगा? यदि इसका स्प्रे पत्ती की सरफेस पर कर दिया जाए तो रंध्र बंद हो जाएंगे, यानी कि ये ट्रांसपिरेशन को कम करेगा। अब देखते हैं PMA क्या करता है। वाष्पोत्सर्जन में कमी, वाष्पोत्सर्जन में बढ़ोतरी, अवशोषण में बढ़ोतरी, या बिंदु स्थावन में बढ़ोतरी। तो साफ है कि PMA एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो ये वाष्पोत्सर्जन में क्या करेगा? कमी करेगा। ये वाष्पोत्सर्जन में क्या कर देगा? कमी। ऑलराइट, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देगा। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या मार्क कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मार्क कर देंगे ए। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। वाष्पोत्सर्जन कौन नहीं दर्शाते हैं? शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई, निमग्न जलोदभिद यानी कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, या ऑल ऑफ द अबव। एक चीज मैं आपको बता दूं, एल्गी के अंदर स्टोमेटा नहीं होते, ये फिक्स कर लो दिमाग में। तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो ट्रांसपिरेशन शो करेंगे।
कवक, फंजाई, फंजाई के अंदर कभी भी स्टोमेटास नहीं होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन वो भी नहीं करेंगे। निमग्न जलोद्भिद, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, कभी भी जो जल के अंदर जो डूबे हुए पादप होते हैं, जलोद्भिद पादप, उनके अंदर स्टोमेटा का सवाल ही नहीं उठता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, मतलब न तो शैवालों के अंदर, न ही कवकों के अंदर, और न ही निमग्न जलोद्भिद पादपों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं। तो जब रंध्र ही नहीं होंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि वाष्पोत्सर्जन हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन। ग्रेमिनी कुल में द्वार कोशिकाओं की आकृति। पहली बात तो ग्रेमिनी कुल समझते हो क्या होता है? ग्रेमिनी कुल को पोएसी कुल भी कहते हैं। ग्रेमिनी कुल को पोएसी कुल भी कहते हैं। ये एक बीजपत्री पादपों का ये कुल है, और एक बीजपत्री पादपों का ये सबसे बड़ा कुल है। आपको मैं बता दूं, गेहूं, मक्की, बाजरा, चावल, है ना, गेहूं, मक्की, बाजरा, चावल, ज्वार, गन्ना, बांस, ये जितने भी नाम बोले हैं ये सब ग्रेमिनी कुल के हैं। और आपको जब हम लोग स्टोमेटा पढ़ाते हैं तब ये बताते हैं कि स्टोमेटा को घेरे हुए कौन होती है भाई? द्वार कोशिकाएं। दैट इज क्या होती है? गार्ड सेल्स होती है। स्टोमेटा को घेरे हुए क्या होती है? गार्ड सेल्स होती है। तो अब वो पूछ रहा है कि ग्रेमिनी कुल में द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि मोनोकोट प्लांट्स में, एक बीजपत्री पादपों में जो स्टोमेटास होते हैं उनको घेरे हुए द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है, डम्बेल शेप्ड होती है ना। कैसी होती है? डम्बेल शेप्ड, इस तरीके की, ऐसी डम्बेल शेप्ड होती है। आर यू गेटिंग? और यदि डाइकोट की हम बात करें, डाइकोट्स की यदि बात करें, तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा को घेरे हुए जो गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर को घेरे हुए जो गार्ड सेल्स होती है वो किडनी शेप्ड होती है। ये बात दिमाग में बैठ गई। अब आ जाते हैं ग्रेमिनी कुल में द्वार कोशिकाओं की आकृति। ग्रेमिनी कुल में द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी? तो साफ है, ग्रेमिनी कुल एक मोनोकोट कुल है, तो नेचुरली कि हमको क्या ढूंढना है? डम्बेल शेप। कैसी होगी? डम्बेल शेप। तो ग्रेमिनी कुल में द्वार कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो डम्बेल शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? डी। क्लियर? नाउ बिंदु स्त्रावन किसका परिणाम है? आपने बिंदु स्त्रावन के बारे में सुना है। पहले प्रश्न करने के पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। जब तक उस प्रश्न की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो प्रश्न को कैसे करना है। एक चीज याद रखना बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि नीट के अंदर वही सेलेक्ट होगा जिसको ये मालूम है कि एक वो चौराहे पे खड़ा है, तो चौराहे पर खड़े होने पर, जो आप भी किसी चौराहे पर खड़े हो तो 4 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा रास्ता किस जगह पर जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो वो बच्चे फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शंस हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा, राइट। तो वो आना चाहिए। बिंदु स्त्रावन किसका परिणाम है? तो बिंदु स्त्रावन क्या होता है? व्हाट इज गटेशन? इंग्लिश में गटेशन कहते हैं, हिंदी में बिंदु स्त्रावन कहते हैं। पत्तियों के किनारों से जल का बूंदों के रूप में निकलना, पत्तियों के किनारों से जल का बूंदों के रूप में निकलना बिंदु स्त्रावन कहलाता है। व्हाट इज गटेशन? ओजिंग आउट ऑफ वाटर, ओजिंग आउट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। वापस से बोल रहा हूँ, ओजिंग आउट ऑफ वाटर in the form of droplets from the corners of the leaves, oozing out of water in the form of droplets from the corners of the leaves, from the corners of the leaves is called as guttation. अब बिंदु स्त्रावन किसका परिणाम है? प्रश्न उठता है कि पादपों के अंदर ऐसा कोई मोटर पंप तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कई सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर मॉर्निंग आवर्स के अंदर, सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स के अंदर पत्तियों के किनारों से बाकायदा जल जो है वो बूंदों के रूप में टपकता है। इसका मतलब कोई पादपों में कोई मोटर पंप तो है नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई दाब काम करता है, कोई ना कोई दाब काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरी फिंगर है, अब मेरे शरीर के अंदर रक्त प्रेशर के साथ में बह रहा है, मैं मेरे फिंगर को अंगूठे से दबा दूं, जोर से दबा दूं और एक ब्लेड लेकर और मेरी फिंगर पे हल्का सा एक कट लगा दूं, तो बताओ जल्दी से, मैं ऐसे करूंगा तो खून बिल्कुल ऐसे टप टप करके गिरेगा। इसका मतलब क्यों है? खून बाहर क्यों निकला? क्योंकि मेरी रगों के अंदर खून दाब के साथ में, प्रेशर के साथ में क्या हो रहा है? बह रहा है। वैसे यहाँ पर भी बिंदु स्त्रावन किसका परिणाम है? याद रखना, दिमाग में सेट कर लो
बिंदु स्त्रावन का मुख्य कारण होता है रूट प्रेशर। ठीक है, बिंदु स्त्रावन का मुख्य कारण क्या होता है? रूट प्रेशर। जब आप मेरी थ्योरी क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, यदि मैंने बिंदु स्त्रावन का वीडियो बनाया है तो उसको देख सकते हो आप कि बिंदु स्त्रावन किसका परिणाम है? तो रूट प्रेशर का परिणाम है। रूट प्रेशर के कारण बिंदु स्त्रावन होता है। रूट प्रेशर को हिंदी में मूल दाब के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, किस यंत्र द्वारा मूल दाब को माप सकते हैं? है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। रूट प्रेशर को आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो? तो याद रखना, रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर जो होता है वो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम मूल दाब को माप सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो तो क्या होना चाहिए? सी। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या मार्क किया था मैंने? 1। राइट। तो किस यंत्र द्वारा मूल दाब को मापते हैं? तो मैनोमीटर। तो ये आज की क्लास के अंदर मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए। वैसे भी ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि प्लांट फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले सेक्शन से बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और उनसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो हर बार आपको तैयार रहना है कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। सो आज का वीडियो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर था। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियोस डाल रखे हैं। आप थ्योरी वाले वीडियोस जो हैं उनको भी देखिए। मैंने पूरा कंटेंट और क्वालिटी के साथ में वीडियोस बना रखे हैं। और जो एमसीक्यूज वाले वीडियो हैं उनको भी ज़रूर देखिए। मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। सो थैंक्स अ लॉट। वीडियोस को देखते रहिए। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। Thank you.